हेलो एवरीवन, मैं सर संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर एओसी 4 के बारे में। सर आप तो इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुके हो। बना चुका हूँ, बिल्कुल बना चुका हूँ। बट द पॉइंट इज कि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो मेरे को लगा कि भाई ये वाले क्वेश्चन तो जेन्युइन है। ठीक है, और इसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सभी को कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो अपने वो वाले छोटे छोटे जो डाउट्स है ना वो क्लियर कर लेंगे। पूरा डिटेल जो वीडियो है वो ऑलरेडी एक 35 मिनट का आई गेस वीडियो था, उसमें आपका अपलोडेड है। ठीक है, उसका आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ओके, देखो सबसे पहले क्या है ना, आपको यहाँ पे दूसरे नंबर डालना है। फर्स्ट क्वेश्चन वाज सर फाइनेंस ईयर फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड। देखो अगर फर्स्ट फाइनेंस ईयर है आपका तो ये आपका 15 मंथ का हो सकता है। अगर आपका कंपनी जनवरी के बाद बनी हुई हो, मतलब पिछले साल जनवरी में अगर आपकी कंपनी बनी है, 1 जनवरी 2022 को अगर कंपनी बनी है या 2 जनवरी 2022 को कंपनी बनी है, तो उसका फाइनेंस ईयर 15 महीने का हो जाएगा, ना कि आपका 3 महीने का होगा। तो यहाँ पे उस सिचुएशन में यहाँ पे 15 मंथ का आपको टाइम पीरियड डालना होगा। पहला चीज क्लियर। अदरवाइज सेकेंड फाइनेंस ईयर से कभी भी 15 मंथ का नहीं हो सकता है, वो ऑलवेज 12 मंथ का होगा। 1 अप्रैल डैश ईयर, 31 मार्च डैश ईयर, खत्म। क्लियर। डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड। किस डेट, कौन से बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए थे। आपके फाइनेंशियल्स पहले साइन होते हैं, बोर्ड रिपोर्ट बाद में साइन होते हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि फाइनेंशियल्स में अगर कुछ भी ऊंच नीच कमी खराबी रहती है वो सब कुछ आपके बोर्ड में डिस्क्लोज होता है, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर जाता है उसका। तो आप बोर्ड रिपोर्ट पहले नहीं बना सकते हो, आप कभी भी क्या बनाओगे, पहले फाइनेंशियल्स पहले बनाओगे एंड ऑडिट रिपोर्ट आपका उसके साथ रहेगा। क्लियर। नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, अब यहाँ पे आपका ऑब्वियसली प्रोविजनल अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब होता है जब आप ईजीएम होल्ड कर रहे हो लेकिन आपका बुक्स फाइनलाइज नहीं हो पाया है। तो आप क्या बोलते हो, ईजीएम हमने होल्ड किया, क्योंकि ईजीएम होल्ड नहीं करोगे तो 5,000 रुपया पर डे की पेनल्टी है। ठीक है। तो पॉइंट इज कि भाई हमने ईजीएम होल्ड किया लेकिन हमारा बुक्स रेडी नहीं था, तो हमने ईजीएम में एडजॉर्न ईजीएम कर दिया है। तो ईजीएम में जब आप ईजीएम कंप्लीट होगा ना तो उसके बाद फाइल करोगे तो आप प्रोविजनल अनअडॉप्टेड फाइनेंसेस फाइल करोगे। ठीक है, क्या करोगे, अनएडॉप्टेड फाइनेंसेस फाइल करोगे। लेकिन अगर आपका ईजीएम हो जाता है तो आप एडॉप्टेड फाइनेंसेस फाइल करोगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रिवाइज फाइनेंस अंडर सेक्शन 113 131, दोनों अलग अलग है। एक आता है जिसमें आप खुद से रिवाइज करवाते हो, बेसिकली इसके लिए आपका एनसीएलटी का ऑर्डर लगता है। और एक आता है जब गवर्नमेंट आपको खुद बोलती है कि तुम्हारा फाइनेंस रिवाइज करना होगा बिकॉज फाइनेंस ट्रांजेक्शन जो है ना ट्रू फिगर शो नहीं कर रहा है। तो वो अलग अलग चीज होती है। तो इन दोनों में आपको माथामारी नहीं करना है, सिर्फ दो चीजें, या तो प्रोविजनल होगा या तो अनअडॉप्टेड होगा। अगर फाइनेंस रेडी नहीं है तो आप सीधा अनअडॉप्टेड फाइनेंस फाइल करोगे। और अगर ईजीएम एडजॉर्न करोगे ऑब्वियसली, और ईजीएम जैसे ही एडजॉर्न करोगे ना, एडजॉर्न ईजीएम में जब आप बुक्स को अडॉप्ट कर लेते हो, उस ईजीएम के बाद, उस एडजॉर्न ईजीएम के बाद आपको फिर एडॉप्टेड फाइनेंस फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। अब एडॉप्टेड क्लिक करोगे तो अब नेक्स्ट पूछा है वेदर प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्लियर फाइल। अब देखो अगर मान लो ईजीएम में मैंने फाइल नहीं किया होता तो मैंने अनएडॉप्टेड फाइल किया होता, तो उस सिचुएशन में अभी क्या होता, मेरे को यहाँ पे यस करना पड़ता। क्लियर। अब यस करता तो यहाँ पे एसआरएन देना पड़ता मेरे को पुराने वाले ओसी फोर का, जो मैंने फाइल किया था ईजीएम के जस्ट बाद, कि भैया हमारा तो एन अडोप्ट रह गया, अडोप्ट हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारा फाइनेंस रेडी नहीं था। तो अभी क्या डालोगे, यहाँ पे उसका एसआरएन डाल दो। क्लियर। अब पूछ रहा है वेदर एडोप्टेड इन एडजॉर्न ईजीएम, यस या नो। अब ऑब्वियसली अगर तुमने एडजॉर्न किया था, यहाँ पे अनएडोप्टेड फाइल किया था, पिछली बार अनएडोप्टेड फाइल किया था, तो इस बार तुम एडजस्ट करोगे। ठीक है। तो अपने को क्या था, एडोप्टेड था, और ये वाला क्या हो जाएगा, नो। ठीक है। नेक्स्ट इज वेदर अडोप्टेड इन एडजॉर्न ईजीएम। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आता है। मान लो मेरा ईजीएम हुआ, ठीक है, बट ईजीएम में किसी रीजन से मैंने अपना एडजॉर्न ईजीएम नहीं कर, मतलब ईजीएम में हमने अपना फाइनेंसेस को नहीं डाल पाया, मतलब सर ईजीएम में कोरम नहीं हो पाया। पॉसिबल, गुड ग्राउंड। ईजीएम हुआ, हमारा कोरम नहीं हुआ, हमने एडजॉर्न कर दिया। तो हमने एडजॉर्न ईजीएम में हमने अपना फाइनेंसेस को अप्रूव किया, कोई दिक्कत। 30 तारीख को आपके फाइनेंसेस रेडी नहीं हो पाए, आपको पता है ये चीज, आपने एडजॉर्न ईजीएम कर दिया आफ्टर 30 डेज। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने ईजीएम कॉल किया है, ईजीएम में नहीं हो पाया, आप एडजॉर्न कर रहे हो, ईजीएम आफ्टर 30 डेज की हो, एडजॉर्न ईजीएम में आपने अपना फाइनेंसेस को अप्रूव कर दिया। क्या ये नॉन कंप्लायंसेस है, नहीं है। दिस इज नॉट अ नॉन कंप्लायंसेस, ये आपके एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है जहां पे आप थोड़ा सा डेट को मैनिपुलेट करके काम चला सकते हो। बट नॉर्मली बैकडेटेड में लोग काम कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है। तो अब ये एडजॉर्न ईजीएम हुआ है या नहीं हुआ, ये आपके ऊपर है। अगर हुआ है तो यस करना होगा। तो पूछेगा कि भैया डेट ऑफ एडजॉर्न एजीएम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर अप्रूव, कौन से एडजॉर्न एजीएम में आपका फाइनेंस अप्रूव हुआ है, क्योंकि हो सकता है आप 2 बार एडजॉर्न किए हो, पॉसिबल है। ठीक है। तो नो।
क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मेरे को बताने लायक कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर का आपको डिन नंबर डालना है, अगर प्रोफेशनल है, सीएस है, सीएफओ है तो उसका पैन नंबर डालना है, ठीक है, किस दिन पे फाइनेंसेस को साइन किया है वो डालना है, एंड देन आपको प्रीफिल बटन पे क्लिक करना है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली लेगा। यहाँ पे अगर किसी का भी डेजिग्नेशन एडिशनल डायरेक्टर बोलकर आता है, एकदम दिमाग के माथा पे घंटी बजाओ और बोलो कि भाई एडिशनल डायरेक्टर है, इस फाइनेंस ईयर के बाद जैसे ही एजीएम हो ना उसका DIR 12 फाइल होगा और उसका डेजिग्नेशन चेंज होकर डायरेक्टर होगा। क्लियर। या तो वो डायरेक्टर बाय बाय होगा, अगर बाय बाय नहीं होता है तो वो डायरेक्टर डायरेक्टर बनेगा, एडिशनल डायरेक्टर नहीं रह सकता। क्लियर। बहुत प्रैक्टिस होती है कि साल के स्टार्टिंग में जब अपने डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेते हैं ना, मान लो ईजीएम में कभी भी जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट होता है, जनरल मीटिंग में हमने नहीं अपॉइंट किया, बोर्ड मीटिंग में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, कर सकते हैं। वो डायरेक्टर का टेन्योर सिर्फ और सिर्फ कमिंग एजीएम तक होता है। कमिंग एजीएम के बाद उसको आपको या तो डायरेक्टर बनाना होगा या तो उस बंदे को बाय बाय करना होगा। अगर मान लो वो एडिशनल डायरेक्टर के रूप में जिंदा है तो समझ लो वो आपकी जिंदगी खराब कर देगा, वो बंदा पेनल्टी लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये आप नॉन कंप्लायंस ठीक किए। डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इन विच बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव। अब ये वाला डेट आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो फाइनेंसिस जिस दिन हुआ है उस दिन, मतलब या तो वो सेम डे हो सकता है या उसके बाद हो सकता है, क्योंकि आप ये सेटअप बोल सकते हो कि भाई हमने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग में हमने फाइनेंसियल्स को लिया, ऑडिटर रिपोर्ट को लिया, सब कुछ ओके हो गया, उसके बाद हमने बोर्ड रिपोर्ट को भी उसी दिन अडॉप्ट किया, एंड देन सेम डेट हमने आपस में डिस्कशन करके सेम डेट सेम मीटिंग में हमने ओके कर लिया। बट ये मत बोलना कि हमने पहले ही 1 सितंबर को बोर्ड रिपोर्ट फाइनल कर लिया, उसके बाद 5 सितंबर को हमने बैलेंस शीट फाइनल कर लिया। समझ में आ रहा, युद्ध हो जाएगा यहाँ पे। ऑडिटर ने आपका फाइनेंसिस किस डेट पर साइन किया, ये आपको बैलेंस शीट के नीचे जहां ऑडिटर साइन करेगा ना वहां पे डेट लिखा रहेगा, वहां मिल जाएगा, यू डिन के जस्ट ऊपर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। वेदर एनुअल जनरल मीटिंग हेड, ऑब्वियसली यस करना है तुमको। डेट ऑफ एजीएम बता देना है, जिस भी दिन तुम्हारा एजीएम हो रहा है। ड्यू डेट ऑफ एजीएम क्या होगा, ड्यू डेट ऑफ एजीएम ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा, 30 सितंबर होगा आज के डेट तक, क्योंकि अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं आया हुआ है। तो आपका एजीएम होल्ड करने का डेट 30 सितंबर 2023 है, इसके आगे नहीं है। क्लियर। हो सकता है आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किए हो, अगर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किए हो तो यस करना होगा, उस केस में यहाँ पे आपका 31 दिसंबर 2023 आ जाएगा, अगर एक्सटेंशन मिला हुआ है तो। ठीक है। अगर कंपनी के पास सब्सिडरी है तो वो यस करेगी, नहीं है तो नो करेगी। ठीक है, कंपनी खुद सब्सिडरी है तो यस करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है। यहाँ पे देखो, कंपनी इज अ सब्सिडरी, कंपनी खुद सब्सिडरी है, या फिर यहाँ पे कंपनी के पास कोई सब्सिडरी है, बस इतना का डिफरेंस है। तो मैं ये नो कर रहा हूँ। ठीक है, अगर है तो उसका सिन नंबर डाल के प्रीफिल करना है, डेटा आ जाएगा। अगर है तो यहाँ पे सिन नंबर डाल के प्रीफिल करना है, आ जाएगा। और कंपनी की कितनी सब्सिडरी थे वो यहाँ पे नंबर आप डालोगे ना, तो वहाँ पे ढेर सारा ऐसा डब्बा खुल जाएगा। क्लियर, नथिंग ग्रेट। नंबर ऑफ ऑडिटर, आपके पास ADT 1 आपने फाइल किया होगा जिंदगी में कभी ना कभी, अरे ADT 1 फाइल किया है ना भाई, पिछले साल ADT 1 फाइल किया तभी तो इस साल वो ऑडिटर साइन कर रहा है आपके बैलेंस शीट के ऊपर। तो नंबर ऑफ ऑडिटर, एक ऑडिटर होगा तो एक, एक से ज्यादा है तो दो, जो भी जितना नंबर ऑफ ऑडिटर्स आपके अपॉइंट हुए। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत सारे ऑडिटर्स एक साथ अपॉइंट होते हैं, बिकॉज उनका नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो ज्यादा ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं। नंबर ऑफ ऑडिटर्स कितने हैं वो यहाँ पे आप डाल दिए हो, ओके आई नो, चलो एक कर देते हैं, एक। ठीक है, एक कर दूंगा तो अब यहाँ पे मेरे को पैन नंबर बॉल डालने बोलेगा। अब बेस्ट थिंग आप जो भी डालो, SRN ऑफ ADT 1, अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, एमसीए की साइट पे जाओ, दिखाता हूँ, एमसीए की साइट पे जाओ। पहले ये सिस्टम बड़ा अच्छा था, यहाँ पे जाके चेक एनुअल फाइलिंग स्टेटस पे जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कंपनी है उसका नाम डाल दो, जैसे अगर मैं देखता हूँ कुछ भी नंबर देखूँ, हाँ चलो ये कंपनी आ गई, इसका देखो फाइलिंग किया है ना, हाँ देखो इसका MGT 7 AOC पर देखो सबका SRN आ गया। नेक्स्ट करके जाओ, देखो ADT 1 भी तुमको मिल जाएगा। देखो ADT 1 इस कंपनी का दो फाइल किया हुआ है, एक ADT 1 17/1/2017 को फाइल किया हुआ है, एक 30/9/2017 को फाइल किया है, मतलब ये वाला लेटेस्ट है एंड ये वाला ऑडिटर अभी भी काम कर रहा है, तो ये वाला आपका SRN हो गया। ठीक है, अब ये फॉर्म फाइल कौन किया है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करके देख सकते हो इसका फाइल कौन किया है, उस बंदे का नाम क्या है, कौन है, क्या है, दिखा देगा आपको। ठीक है, ADT 1 देखो पेनल्टी के साथ फाइल किया 3000 रुपया, क्या कर रहा है लोग। क्लियर। आइए हम अपने PDF पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे ही SRN डालेंगे, कॉपी किया था क्या मैं, नहीं किया था,
अब ये प्रीफिल लेगा नहीं क्योंकि अपने सिम नंबर डाले नहीं थे, राइट, अपने सिम नंबर डालने थे तो ये प्रीफिल वैसे भी लेने से रहा। मेंबरशिप ऑफ द ऑडिट फॉर्म ऑब्वियस सॉरी, यहाँ पे आपको मेंबरशिप ऑफ द फॉर्म मांगेगा, वो आपको डालना होगा, देन यू कैन क्लिक ऑन प्रीफिल बटन एंड बाकी सारा कुछ जो आपका एडिटिव वन में डाला हुआ है वो सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, कुछ नहीं करना यहाँ पे, दिमाग नहीं लगाना। वेदर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल, ऑलवेज यस करोगे, हाँ भाई हाँ, कंपनी के ऊपर, कंपनीज एक्ट के कंपनियों के ऊपर शेड्यूल 3 ही एप्लीकेबल होता है। अगर आप मान लो कोई और सेक्टर में होते, जैसे एक बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है आप पावर सेक्टर में, कोई और सेक्टर में हो जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली उनके एक्ट में बोला गया है कि आपको कंपनीज का शेड्यूल 3 नहीं बल्कि ये वाला शेड्यूल को फॉलो करना है, तो ही वहां पे नो होगा, अदरवाइज हमेशा यहाँ पे यस होगा। ठीक है, ये नो नहीं करना है, देखो नो करते ये पूरा गायब हो जाएगा, हो गया, तो नो नहीं करना है, यस करना है। इज इट क्लियर? क्लियर। टाइप ऑफ इंडस्ट्री मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको, यहाँ पे क्या चूज करना है, कमर्शियल ऑब्वियसली। अब ये देखो अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर में जो भी उनका बुक्स बनाने का तरीका है वो उस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखो कंपनीज एक्ट क्या है ना, वो हो गया एकदम बेस लेवल पे, एकदम जनरल एक्ट हो गया। अब इसके ऊपर मान लो कोई एनबीएफसी है, तो वो इस एक्ट को तो कंप्लाई करेगी, इसके साथ साथ उसका कोई और एक्ट है ना, कोई और सुपीरियर एक्ट है तो वो उसको कंप्लाई करेगी। इससे जो स्ट्रिक्टर होगा, जब दो एक्ट आपस में कंफ्लिक्ट करते हैं ना अपने इसमें, तो वहां पे जो स्ट्रिक्ट होता है ना हम लोग उसका कंप्लायंस करते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट का कंप्लायंस करोगे तो इजी वाला ऑटोमेटिक कंप्लाई हो जाएगा। क्लियर। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब देखो यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। अगर आपकी कंपनी में सब्सिडरीज हैं तो इन दैट केस आपको ये वाला यस करना होगा, क्योंकि आपको कंसोलिडेटेड भी बनाना था। ठीक है, कंसोलिडेटेड बनाना, यहाँ पे यस नहीं होगा। कंसोलिडेटेड का आपको ऑलरेडी सीएफएस एक और एओसी कोड आता है, ठीक है, वो आपको फिलअप करना होगा। अगर आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर है तो आप यस करेंगे। ठीक है, मालूम है मेरे को नहीं किया मैंने, या अदरवाइज नो करेंगे। ठीक है, कंपनी मेंटेन करिए क्या बुक्स ऑफ, अब ये वाला तुम ये मत समझना कि टैली में डेटा मेंटेन कर रहे हैं तो हमने ऑनलाइन बुक्स मेंटेन किया है, दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप ऑनलाइन मेंटेन कर रहे हो स्टिल ये आपका फिजिकल फॉर्म में ही माना जाएगा, अनटिल अनलेस आप उसको किसी स्पेसिफिक सर्वर, आपको आई डोंट नो पता है कि नहीं पता है, बट ये देखना कभी कभी ना कंपनियां सर्वर मेंटेन करती है कि सारा डेटा सर्वर पे डाल दो, सर्वर पे है कि नहीं, सर्वर पे नहीं। कभी कंपनियों में देखो कि बहुत कुछ बोला जाता है कि सर्वर पे सारा डेटा नहीं था, सर्वर पे था। ठीक है, ये जो सर्वर होता है ना, ये कंपनियों का ऑफिस में खुद का हो सकता है, या तो वो कहीं ऑनलाइन कहीं और अपना सर्वर रख सकती है। बड़े बड़े ऑफिस को देखोगे ना तो उनकी उनका यहाँ पे एक सर्वर रूम होता है। ठीक है, अब अगर वो सर्वर रूम उनका है वहीं पे उसी जगह पे सर्वर रूम है, तो फिर तो भाई कोई दिक्कत नहीं, वहां का आप एड्रेस डाल रहे हो। ठीक है, सेम जगह पे आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में करोगे सेम एड्रेस डालो। मान लो यही सर्वर तुम किसी और कंट्री में रखते हो, तो सर्विस प्रोवाइडर का आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि भैया कौन है, कौन से हार्ड ड्राइव में आप डेटा स्टोर कर रहे हो बताओ, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर का नेम, इंटरनेट आईपी एड्रेस, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा पूरा। तो ये नॉर्मली हम लोग नो करते हैं, छोटी कंपनियों में नो किया जाता है, बड़ी कंपनियां जो अनलिस्टेड बड़ी कंपनियां हैं उसमें ये यस होगा। अगर वो मेंटेन करते हैं, जैसे रिलायंस सर्वर पे मेंटेन करती है सब कुछ, सो दे विल क्लिक ऑन यस बटन एंड बाकी उनको डिटेल देना होगा। ठीक है, अब ये तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, ये जब भी भरने बैठो ना आई ऑलवेज सजेस्ट कि भाई सबसे पहले एमसीए का मास्टर डाटा खोल लो, वहां पे आपको शेयर कैपिटल दिख जाएगा पहला चीज। दूसरा चीज आप चार्ज देख लो, आपका चार्ज क्या है क्या नहीं है, एक छोटा सा हेल्प के लिए आप ट्रिक कर देख सकते हो कि भाई क्या है क्या नहीं। ठीक है, सो ऑलवेज ये दो चीज एक बार मास्टर डेटा खोल के रखो। करेंट ईयर प्रीवियस ईयर आपको बस डेटा देके फिल करना है, नथिंग ग्रेट। अच्छा एक चीज यहाँ पे ट्रिक होता है कभी कभी कि आपका डीपीटी 3 में आपने कुछ और दिखाया था अनसिक्योर्ड लोन, पर यहाँ पे अगर डेटा चेंज होता है तो इन दैट केस इसके ऊपर अगर कोई इफेक्ट आता है तो आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हो, रिस्पॉन्स अच्छे से दे सकते हो। उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने डीपीटी 3 का बनाया हुआ था, आप उसमें देख लेना कि मैंने कैसे बताया था कि भाई क्या क्या रिस्पॉन्स आपको देना है, क्या क्या लिख के देना है अगर डीपीटी 3 और फिनेंसेस का डेटा मिसमैच करता है तो एओसी 4 का। ठीक है, वैसे चांसेस नहीं है कि आपको नोटिस आएगा, बट इन केस नोटिस आ जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर कोई भी डिटेल्स आपका आ रहा है, मतलब पब्लिक इशू, बोनस इशू, राइट इशू, अगर ऐसा कुछ भी आपने यहाँ पे किया है तो आप यहाँ पे डेटा डालोगे। मान लो यहाँ डेटा डाल दिया और सेम आपको इन्फॉर्मेशन मांगता है आपके एनुअल रिटर्न में, आपके एमजीटी 7A के अंदर, अब 7A या 7, अगर मान लो यहाँ पे तुमने डेटा डाल दिया और वहां पे भूल गए, तो लिख के देता हूँ गारंटी आपको पेनल्टी आएगी, लेकिन ऐसे नहीं आएगी।
2 साल बाद आपको बोलेगा कि तुम्हारा MGT 7A को हम गलत मान रहे हैं या फिर MGT 7A दोनों को गलत मान रहे हैं, फिर से फाइल करो। अब 2 साल बाद 1 साल का आपका 40,000 का एक फॉर्म का आता है, मतलब एक फॉर्म का टोटल देखे तो 70-75 हज़ार रुपये का एक फॉर्म आ जाता है। तो भाई 2 साल मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए आपका सिर्फ फॉर्म फाइल का खर्चा हो जाएगा। क्लियर? 2 साल बाद अगर आपको नोटिस आता है तो सो मेक श्योर ये आपको MGT 7A से मैच कर लेना है कि हाँ भाई दोनों सही सही दिया है ना। अगर नहीं लेता तो वो दिक्कत नहीं है, अगर डेटा चेंज हो रहा है तो मेक श्योर आप वहाँ से मैच करो। कॉस्ट ऑडिट बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, छोटी पे तो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर टर्नओवर उनका 35 करोड़ 25 करोड़ ऐसा लिमिट है, अगर वो क्रॉस करा है देन दैट केस आपका कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अभी आपका पूरा का पूरा पीएल है, आपको पूरा का पूरा पीएल डालना है। एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा बॉस, जब भी आप ये पीएल देखो ना, यहाँ पे आपको ऑडिटर का जो एक्सपेंसेस है वो मेक श्योर आपके बैलेंस शीट में स्पेसिफिक मेंशन हो कि भैया हमने ऑडिट पे कितना खर्चा किया है। बिकॉज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है जो हमारा ICAI है, उनके कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक बोला है कि भैया अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो 10,000 रुपये तो कम से कम लो। 2,000 का क्या चीज़ का ऑडिट होता है। सो एक गाइडलाइन है कि भाई तुम एक स्टैंडर्ड फॉलो करो, आपको वो फॉलो करना होगा। इट्स नॉट मैंडेटरी कि भाई ये नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अपॉन देम कि भाई हम एक बेस ट्रेंडर एक बेंचमार्क सेट करते रहे, ये वाले आपको फॉलो करना है। क्लियर? डिटेल एडिटेड तो प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल प्रोडक्ट, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत बार होता है क्योंकि भाई अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको नहीं पता है कि कंपनी क्या चीज का बिजनेस कर रही है। दैट्स कंप्लीट ट्रू कि भाई मेरे को क्या पता है कि कंपनी क्या चीज का बिजनेस कर रही है। मेरे पास तो कंपनी का नाम फलाना है और मेरे को उसका बैलेंस शीट मिल गया, मेरे को कुछ नहीं आइडिया कि मेरे को क्या चीज का कंपनी है, क्या काम करता है। बीइंग अ प्रोफेशनल आपको कोई आइडिया नहीं है। इन दैट सिनेरियो आपको भाई उसी से पूछना पड़ेगा, या तो आप उसके डायरेक्टर रिपोर्ट अगर आप बना रहे हो तो वो भी नहीं पता, तो फिर कंपनी से ही पूछो कि भाई आपका एग्जैक्ट नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, किस चीज में आप बिजनेस करते हो। डोंट रिलाई ऑन गूगल, गूगल करके देख लिया ये वाला बता दिया, पता चला किसी और को बता दिया गूगल, गड़बड़ हो जाएगा। सो मेक श्योर आप यहाँ पे सही नेचर ऑफ बिजनेस डालो, क्योंकि जो आप नेचर ऑफ बिजनेस डालते हो वो मैच किया जाता है आपके बोर्ड रिपोर्ट के हिसाब से कि भाई कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है। यहाँ पे NIC कोड डालोगे, अगले साल NIC कोड अलग डालोगे तो गवर्नमेंट पकड़ लेगी आपको कि भैया अगले साल किसी चीज का बिजनेस करो, इस साल किस चीज का बिजनेस करो, किसी साल किसी और चीज का बिजनेस करो, कर क्या रहे हो तुम। तो यहाँ पे मेक श्योर अगर नहीं पता चला है तो पिछले साल का AOC4 खोलो, चेक करो कि क्या पिछले साल गया था, AOC4 में NIC कोड जो है वो क्या गया था, वो आप यूज करो। एक से ज्यादा है तो बेस्ट है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैटेगरीज कितना है, 2 3 जितना भी है आप डालो, ये ढेर सारा डब्बा खुल जाएगा, भरते जाओ। CSR अगर एप्लीकेबल है तो यस, अदरवाइज नो करना है। अगर एप्लीकेबल हुआ इन दैट केस आप देखो, आपको टर्नओवर बताना होगा, टर्नओवर आपको अपनी बैलेंस शीट में मिल जाएगा। ठीक है, नेटवर्थ बताना होगा। ठीक है, ये भी आपको आपके बैलेंस शीट में मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 फाइनेंस ईयर, आपको पूरा फाइनेंस का नेट प्रॉफिट बताना होगा। एंड आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है वो एवरेज करके बता देगा। ठीक है, आपके ऊपर CSR एप्लीकेबल हो रहा है तो किस क्राइटेरिया से हो रहा है, क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा आपको। आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया है CSR के ऊपर, कितना आपने लोकल एरिया में स्पेंड किया है और क्या अमाउंट आपका बचा हुआ है। CSR को लेकर ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ने वाली है आने वाले अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि अभी भी CSR 2 जो फॉर्म आप लोग फिलअप कर रहे हैं अपने, उसमें भी बहुत सारा चीजें जो अपने अपडेट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसमें और भी चीजें अमेंड होने वाली है, उसमें और भी डिस्क्लोजर्स ऐड होने वाले हैं। वेरी हाई चांसेस कि आपका क्वार्टरली डिस्क्लोजर्स या फिर और लेस पीरियड का डिस्क्लोजर किया जा सके, उसको मतलब जितना रियल टाइम बेसिस पर ट्रैक किया जा सके उतना बेस्ट होगा। ये कमिटी का जो ये है उनका ये था, मतलब कंपनी लॉ जो कमिटी है उनका ये थॉट है कि भाई इसको जितना ज्यादा से ज्यादा रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक किया जाए। कंपनी अगर डिसीजन लेती है देन दे हैव टू इन्फॉर्म कि भाई हम इस एरिया में ये करने वाला है, सो दैट अगर कोई वहाँ का लोकल पीपल उसको ट्रैक करता है देन दे कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ होने वाला है। अगर वो उसका इम्पैक्ट नहीं होता सो दैट दे कैन रिपोर्ट। और इसके इसके बिहाफ में इस स्पेसिफिक पोर्टल भी आने का चांसेस है कि भाई CSR पे अगर कोई कंपनी डिस्क्लोजर करती है, कंप्लायंस नहीं होता है किसी एरिया में, बहुत हद तक होता है क्या कि हम स्ट्रीट लाइट लगा दिए। ठीक है, स्ट्रीट लाइट लगा दिए और बल्ब जो है सब 10 रुपए वाला लगा दिए और बुक्स में दिखाएं कि 100 रुपए का एक बल्ब लगाया, आपने तो लगा दिया प्रोडक्ट, वो एक हफ्ते बाद खराब हो गया। इन दैट केस जो स्टेक होल्डर है वो रिपोर्ट कर सके कि भैया एक बार चेक करो तो इन्होंने जो बोला था वो सही बोला था, ये सारी चीज प्रपोज्ड है, अभी तक तो आई नहीं है, आने वाली है। मे बी आए मे नॉट भी आए, कोई गारंटी किसी चीज का नहीं है भाई, एक्ट है। वेदर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट CSR कमिटी, अगर क्या कमिटी है कि नहीं, अब अगर है तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे ऑब्वियसली।
छोटे कंपनी के ऊपर कमिटी एप्लीकेबल नहीं है, बड़ी वालों के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। इसका स्पेसिफिक लिमिट आप आराम से एक्ट में देख लोगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स अगर आपके हुए हैं तो आपको बताना है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजेक्शन नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। अब ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपके बैलेंस शीट में मिल जाएगा। अगर आपके ऑडिटर ने आपको बैलेंस शीट दिया है तो उसमें आराम से चेक करो कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहाँ पे है, पलटो पेज जाओ देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो कितने हैं, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। और बेसिकली एओसी 4 में हम लोग उन अमाउंट का डिस्क्लोजर करते हैं जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है। अगर मान लो इस पेन का प्राइस 100 रुपया है और मैं इस पेन को 80 में बेच रहा हूँ अपने रिलेटेड पर्सन को, देन इसका मैं डिस्क्लोज करूंगा कि भाई मैं इसको 80 में क्यों बेच रहा हूँ, उस बंदे को बेचने से मेरा फायदा क्या है। ये हुआ आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं होने पर रिलेटेड को दिक्कत। ये मैं किसी अननोन आदमी को बेच दूँ ना 80 रुपये में, कोई दिक्कत नहीं है। बट रिलेटेड पार्टी को अगर मैं आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं बेच रहा हूँ, जो मार्केट में प्राइस है उससे कम में बेच रहा हूँ, इन दैट केस यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। रिलेटेड पार्टी से मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेस किया, 100 रुपया दाम था, मैंने उसको 120 में परचेस किया, ये हुआ आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को मेरे को यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है। अब मान लो डायरेक्टर से लोन ले लिया, डायरेक्टर से पैसा ले सकते हैं, डायरेक्टर से लोन ले लिया, इट्स नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल देना होगा, अगर आपके उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑडिटर रिपोर्ट, अब भाई ये ऑब्वियसली यस होगा अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो सीएजी का, और नहीं है तो नहीं। अब सीएजी एप्लीकेबल किसके ऊपर था, क्या ऑडिट बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। सेक्रेटरी एप्लीकेबल, सेक्रेटरी ऑडिट बहुत बड़ी 250 करोड़ कंपनी है, 250 करोड़ का अगर उनका टर्नओवर वगैरह है, पेड अप कैपिटल बहुत ज़्यादा, बोरोइंग बहुत ज़्यादा, अगर ये सब चीज़ें तब एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नो कर देता है, ठीक है। यस करोगे तो फिर सेक्रेटरी ऑडिट आपको मेक श्योर आप अपडेट कर रहे हो, ठीक है। वेदर डिटेल्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे यस करोगे तो सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट मांगा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो कर रहे हो, क्लियर। नेक्स्ट इज वेदर डिटेल्स डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 अटैच, तो आप यहाँ पे जैसे यस करोगे आपको डायरेक्टर रिपोर्ट भी मांगा जाएगा। जैसे ही आप इसको यस करोगे, बेसिकली एक जन मेरे से कुछ पूछी तो थी जरूर, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। अभी जस्ट किसी ने मेरे से पूछा था कि भैया मेरे को बोर्ड रिपोर्ट अटैच करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, मैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट कैसे अटैच करें, क्या हम इस वाले में 1 नंबर पॉइंट में बोर्ड रिपोर्ट बोला है तो क्या इसी में हम एक ही पीडीएफ करके अटैच करें। सो आंसर इज नॉट। मैंने उनको अभी स्क्रीनशॉट डाल के भेज दिया, क्योंकि भाई उन्होंने मेरे से 2 दिन 1 दिन पहले पूछा था, सॉरी कल पूछा था। अब मैं उस टाइम तो उनको पीडीएफ नहीं दिखा सकता था, अभी मैं देख रहा हूँ तो बता दिया। तो कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे, इस वाले में आपको ना एक साथ आपका फाइनेंशियल ऑडिटर रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दोनों आपको एक साथ अटैच करना होगा। अगर डीएससी के थ्रू साइन किया हुआ है आपका फाइनेंशियल तो मेक श्योर आप डेट के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। अगर वहाँ फिजिकल साइन हुआ है तो आप डेट मैनिपुलेट कर सकते हो, वो फिर ट्रैक नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे आप उस सिचुएशन में आप एक साथ बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट सारा कुछ अटैच कर सकते हो एक वाले में। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डायरेक्टर रिपोर्ट अटैच करना इज मैंडेटरी, ठीक है, ये अटैच करना होगा। सीएसआर एक्टिविटी आपने नो किया तो ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर आपने एजीएम का एक्सटेंशन लिया है तो आपको एक्सटेंशन अप्रूवल मिला होगा, वो आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। ये 3 अटैचमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अटैचमेंट, अगर इसके बिना आप काम करो तो बेड़ा करके। एक भी अटैचमेंट मिस कर गया ना, गारंटी देता हूँ आने वाले 2 से 3 सालों में आपका एओसी को रिजेक्ट कर देगा और फिर बोलेगा फ्रेश फाइल करो आफ्टर 3 ईयर। इमेजिन आप 3 साल के बाद जब आप फाइल करने जाओगे, पर डे 100 रुपीज, 3 ईयर्स लेटर, क्या अमाउंट आएगा, कैन आप काउंट करो बैठे घर में कैलकुलेटर लेके, बहुत हैवी पेनल्टी आ जाएगी बॉस, ठीक है। एंड देन नथिंग ग्रेट रेजोल्यूशन नंबर, आई नेवर सजेस्ट कि भाई यहाँ पे 1 तो कभी मत लिखना, कभी नहीं लिखते हैं 1, पाप लगता है, समझ लो पाप। कम से कम 4 लिखो, बहुत कम लिखना है, 4 लिखो। कि भाई मैं एजीएम स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कोई भी मीटिंग, कोई भी बोर्ड मीटिंग भी कर रहा हूँ, तो पहला क्या होगा, पहला काम मेरा क्या होगा, चेयरमैन आएगा, लीव ऑफ एब्सेंस देगा, मेरे को सबको ग्रांट करेगा, पिछली बार का मिनट्स अपने देखेंगे, ये सब चीज तो अपने करेंगे ना, बेसिक चीजें भाई ये तो करना होगा। तो कम, मेरा तो 3 पॉइंट यही निकल गया। अब दूसरा ऑप्शन है, अगर आप 2 देते हो तो 1 नंबर पॉइंट को, चेयरमैन को आने को, वेलकम वाले पॉइंट को आप काउंट ना करो, आप सीधा कोरम से काउंट करो या फिर लीव ऑफ एब्सेंस से काउंट करो, उन सभी चीज को काउंट करो, वो भी चलेगा। बट आप 1 नंबर एट ऑल नहीं दे पाओगे बॉस, आपको देना है तो कम से कम 4 दो, ठीक है। 3 मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट 4 या ऊपर दो, 4 5 6 दो।
क्योंकि आप मिनट बनाओगे तो क्या डालोगे, पहला नंबर पॉइंट यही करोगे, आप सीधा डाल दोगे कि भैया एओसी 4 अप्रूवल के लिए मिला था, नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे आप 4 डालो, और उसके बाद जिस डेट पे आपने बोर्ड मीटिंग में अपना फाइनेंसियल्स वगैरह अप्रूव किया था, बोर्ड को पावर दिया था साइन करने के लिए, वो डेट डाल दो। क्लियर। सो रेजोल्यूशन नंबर यहाँ पे कभी कोई पूछे ना एक क्यों नहीं डाला, तो यही जवाब देना कि भाई एक नहीं होता। ठीक है, आप आराम से 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, ज़्यादा भी अब ये नहीं कि 80 डाल दे। भाई 80 डाल दोगे ना तो तुमको 79 रेजोल्यूशन सोचने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, कुछ भी ऊपर टांग 79 रेजोल्यूशन डालने पड़ेंगे मिनट्स के अंदर। तो उतना ही डालो जितना जेन्युइन हो, 4 डालो, 5 डालो, चलेगा। एक जनरल मैटर डाल दिया, एक में पावर दे दिया, एक में और बिजनेस डिस्कशन कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट कौन साइन करेगा, डायरेक्टर साइन करेगा, डिन नंबर उसका डाल दो, प्रोफेशनल साइन करेगा उसका, जो भी मेंबरशिप नंबर डालो, चेक फॉर्म करो, साइन लगाओ, प्री स्क्रूटनी करो, अपलोड करो। क्लियर। अभी इसमें एक चीज और, जब भी बोर्ड रिपोर्ट आप फाइनेंशियल अपलोड करोगे ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेने के बाद आप क्या क्या चीज चेक करोगे कि फाइनेंशियल्स में वो सब चीजें हैं कि नहीं। आपने अगर फाइनेंशियल्स प्रिपेयर नहीं किया है, बट स्टिल आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप कुछ कुछ चीज चेक करो। क्या क्या चीज चेक करना है सर, पहला चीज, क्या उस फाइनेंशियल्स में यूडिन लिखा हुआ है, पहला चीज। क्या हर पेज पे जहां जहां ऑडिटर का साइन है, वहां वहां डायरेक्टर, जहां जहां प्लेस दिया गया वहां पे ऑडिटर डायरेक्टर दोनों का साइन है। क्या 2 डायरेक्टर का मिनिमम साइन किया गया है, ओपीसी है तो 1, अदरवाइज मिनिमम 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए। अगर एमडी है तो मैं एमडी साइन करेगा मैंडेटरी, और कोई भी एक डायरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट, जहां ऑडिटर साइन किया है, डायरेक्टर साइन किया है, वहां पे डेट है कि नहीं, डेट मैंडेटरी है, डेट होना चाहिए। डायरेक्टर के नेम के नीचे डिन नंबर इज कंपलसरी, डिन नंबर हो, आप स्टैंप मत मारो कंपनी का चलेगा, लेकिन डिन नंबर जरूर मारो। ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी का राउंड स्टैंप इज नॉट मैंडेटरी, अगर नहीं भी डालते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर डायरेक्टर का स्टैंप है तो जरूर लगाओ। क्लियर। कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स का डिटेल है, कितने टॉप 5 शेयर होल्डर्स जो भी है, वो है कि नहीं। कंपनी का जो पेडअप कैपिटल है, वो मिनिस्ट्री एमसीए के मास्टर डेटा से मैच कर लो, वो सही सही है कि नहीं, मास्टर डेटा और यहाँ पे सही से मैच कर रहा है कि नहीं, दोनों सही है, दैट्स लुक्स फाइन, दैट्स गुड। ठीक है। एंड देन लास्ट में आप अटैचमेंट चेक कर लो कि भैया पहले ऑडिट रिपोर्ट है, एंड देन आपका बैलेंस स्टार्ट हो रहा है। अगर ये सारा चीज है तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट परफेक्ट है, आप प्रोसीड कर पाओगे। मतलब टेक्निकल छोड़ के जो छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती है ना, मैंने उसका नाम दिया। नेक्स्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट भी आप जब पकड़ रहे हो, उसमें क्या क्या चेक करोगे भाई, डेट सब सही सही होना चाहिए, कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करने चाहिए। एक आपका कौन होगा, एमडी मैंडेटरी साइन करेगा, और बाकी कोई भी बंदा साइन, कोई भी डायरेक्टर साइन कर सकता है। ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट में ऑडिटर का कोई काम नहीं है, ऑडिटर साइन नहीं करे चलेगा। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डेट ऑफ मीटिंग, जो बोर्ड मीटिंग किया है आपने, वो सही होना चाहिए। अब वो सही कैसे होगा, वो आप वीपीडी कर लो, 100 रुपया लगता है, वीपीडी कर लो, वहां से रेजोल्यूशन में से आप डेट देख लो कि भाई सारा डेट्स है ना, हर एक डेट कंसिडर हुआ है कि नहीं। क्योंकि जब एनसीएलटी और जब आरओसी आपके ऊपर पकड़ेगी ना, आपको केस ठोकेगी ना, उस टाइम वो बोलेगी कंपनी के फिनेंशियल्स में हमने देखा कि आपने 4 बोर्ड मीटिंग दिखाया है, लेकिन आपने डीपीटी 3 फाइल किया है इस डेट पर, और रेजोल्यूशन नंबर ये डाल के इस तारीख का बोर्ड मीटिंग डाला है, जो कि आपके एओसी 4 में नहीं है। इसका मतलब एओसी 4 डिफेक्टिव है। जो प्रोफेशनल सर्टिफाई किया गया बेचारे पे 50,000 का फाइन लगेगा। अभी रिसेंट में लगा था एक गुजरात का एक सीएस का, सीए था शायद, सीएस था पता नहीं, जो भी बंदा था उसके ऊपर लगा था, उसके ऊपर 50,000 प्रोफेशनल के ऊपर लग गया, कंपनी के ऊपर 1 लाख लग गया था। सो द पॉइंट इज, ये चीजें आप मिस नहीं कर सकते हो, गलत करते हो जब तक कोई नहीं देखेगा। ठीक है, जिस दिन देख लिया उस दिन गया काम। क्लियर। ईजीएम का डेट सही होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग का डेट सही होना चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस आप जो भी डाल रहे हो वो ठीक है, वो सही माना जाएगा, क्योंकि उसको कोई क्रॉस चेक नहीं कर सकता है। अगर ऑडिट रिपोर्ट में कोई नेगेटिव रिमार्क है, उसका रिस्पॉन्स आपके बोर्ड रिपोर्ट में होना चाहिए। सेक्रेटरी रिपोर्ट में अगर कोई नेगेटिव मार्क है, उसका रिस्पॉन्स ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट में होना चाहिए। कोई भी ऑडिट रिपोर्ट का कोई भी नेगेटिव मार्क, उसका रिस्पॉन्स बोर्ड रिपोर्ट में एब्सोल्युटली आएगा ही आएगा। अगर नहीं आता तो उसको चेंज करो, या फिर बोल दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिमेन साइलेंट फॉर द स्टेटमेंट गिवन बाय द ऑडिटर, दैट्स ओके। बट आप कुछ नहीं लिखते हो, दैट्स अ नॉन कंप्लायंस। क्लियर। सो दिस इज व्हाट एओसी 4 इज। आपको कैसे फिल करना है मैंने बैठे बैठे सारा कुछ बता दिया भाई। जितना डिटेल में मैंने आपको बता के समझाया ना कि कहाँ क्या करना है, उतना डिटेल अगर मैं एक फॉर्म, एक पीडीएफ लेके भरता ना, तो आपको नहीं समझ में आता। द पॉइंट इज कि मैं क्लाइंट के डेटा को प्राइवेट रखना पड़ेगा, मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ कि भाई मेरा एक फॉर्म है, मैंने लिया उसको भर के दिखा दिया,
तो उससे क्या होता है कि आप कोलू के बैल की तरह मेरा फॉर्म देख के भरना सीख गए, बस ये बटन दबाना ये बटन दबाना। मेरा इंटेंशन कोलू का बैल बनाना नहीं, मेरा इंटेंशन है आपका खुद का सेंस इंक्रीज हो जाए कि भाई ये अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये वाला नो कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। दैट इज माई इंटेंशन। आई थिंक आपको मेरा इंटेंशन समझ में आया हो। आई कैन गिव यू वन गारंटी कि भाई इस चैनल के ऊपर जितने वीडियोस अपलोड होते हैं ना सारे के सारे यूनिक है, मतलब ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आर के ऊपर जितने डिटेल वीडियोस हम लोगों ने बनाया उतने डिटेल वीडियोस और किसी चैनल ने बनाया। अपने ने इतना डिटेल तो रिसर्च किया है, ठीक है। जितना कंप्लायंसेस के ऊपर अपने फोकस करके काम करते हैं कि भाई लोग सीख ले, वो चीज़ खुद से वो कर सके, इतना कॉन्सेंट्रेशन के साथ इतना मेहनत के साथ कोई नहीं बनाता वीडियो। तो एक सब्सक्राइब बनता है, एक लाइक बनता है, वीडियो अच्छा लगा इतना मेहनत से देखे हो लास्ट तक आ गए हो तो कमेंट कर दो कम से कम, ठीक है। कोई भी डाउट रहे तो मेरे वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का एक टैब है, वहाँ पे आराम से आप कोई भी क्वेरी आप पूछो, सेंड करो, अपने उसको कंसिडर करेंगे। अपने हो सके नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट वीडियो में आपको उस चीज़ का एक्सप्लेन कर दे कि उस चीज़ का प्रॉब्लम क्या था। जैसे अभी इनका यूसी फोर का एक डाउट था, अभी वीडियो बनाते बनाते उनको याद है कि मैंने उनको रिस्पॉन्स कर दिया। जो भी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।